Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to lecture number 5 of the first chapter of physics, force. We have done 4 lectures on this chapter so far, and now today we will be doing the 5th lecture. If you have not watched the previous 4 lectures, there is a link given in the description box of this video. Click on that link, you will be taken to the playlist which contains the previous lectures. वहां से previous lectures को देख लेना, and only after watching the previous lectures you proceed with this lecture, which is lecture number 5. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? What are the topics that we will be covering? We are going to cover a very important topic today. Very important for boards, और इस topic से boards में numericals बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. So basically the topics we will be studying are equilibrium of bodies, then 2 types of equilibrium we will be studying, static equilibrium and dynamic equilibrium. Then we will discuss conditions for equilibrium. उसके बाद ये जो topic है principle of moments, this is a very important topic जिसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना है. We will discuss and a few important numericals that we have selected based on this प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड यू शुड बी रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन सो दैट जो भी न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग यू शुड नोट देम डाउन. ठीक है? सो आर यू ऑल रेडी? यस, लेट अस स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज? चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं. When a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest. पहले इतना समझते हैं. When a number of forces acting on a body, किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हैं. A number of forces मतलब more than one force. When a number of forces acting on a body, कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, इस पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक्ट होने के बावजूद उस बॉडी में, अगर ये पहले से रेस्ट में है, अगर मान लेते हैं कि बॉडी पहले से रेस्ट में है और उसके बाद इसमें एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन फोर्सेस लगने के बाद भी वो उसी स्थिति में है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. इसलिए लिखा हुआ है प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. पहले भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अभी भी फोर्स लगने के बाद भी स्टेट ऑफ रेस्ट में. तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर वैसी स्थिति हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या कि पहले से रेस्ट में है और फिर इसमें कुछ फोर्सेस लगे, उसके बावजूद ये रेस्ट ही में है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. यू कंसिडर दिस केस. यहां पर मैंने एक फोर्स लगाया लेफ्ट टू राइट 10 न्यूटन, और जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन. तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट 10 न्यूटन लगाया तो राइट टू लेफ्ट भी 10 न्यूटन लगा दिया. एज अ रिजल्ट ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा. दिस फोर्स विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ द अदर फोर्स, एंड हेंस इट वुड बी एज इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी वुड बी 0, जिसके वजह से द स्टेट ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज. इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इस स्थिति को हम बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें बॉडी शुरू में रेस्ट में था और अ नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब मोर देन वन फोर्स लगने के बावजूद वो अभी भी किस पोजीशन में? रेस्ट ही में. अब एक दूसरा केस को समझते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बस. हियर वी हैव अ बस. मान लेते हैं ये बस है. ये बस रोड में चल रहा है with some velocity. let us say it is moving with a constant velocity. एक constant velocity से मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर. 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अच्छी बात है. नाउ अभी इस पर हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया, तो इसका स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं होगा. मान लेते हैं कि ये अपना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है, अब कोई पीछे से सडनली इस पर फोर्स लगा दे, पीछे से कोई धक्का मार दिया अचानक से, चलती हुई गाड़ी को ही पीछे से किसी ने धक्का लगा दिया, फोर्स लगाया उस पर 80 न्यूटन या कुछ भी न्यूटन, नॉट ओनली 80, मान लेते 50 न्यूटन.
इस पर 50 न्यूटन लगा दिया फोर्स, धक्का मार दिया, तो ऑब्वियसली देन द स्पीड ऑफ दिस बॉडी विल सडनली इंक्रीज, पीछे से पुश कर दिया तो स्पीड विल नो लॉन्गर रिमेन 80 किलोमीटर पर आवर, इट विल बिकम इट विल इंक्रीज, 85 हो जाएगा या कुछ भी, इट विल इंक्रीज, इजंट इट? तो वैसी स्थिति में जब इसका लीनियर मोशन का स्टेट चेंज हो गया, लीनियर मोशन का स्टेट चेंज होना मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज हो जाना। तो इस स्थिति में अभी हमने देखा क्या कि स्पीड चेंज हो गया बॉडी का, 80 से 85 हो जाएगा या 82 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही फोर्स लगा। तो we will not say that we will not say that the body is in equilibrium, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो गया। अगर कुछ ऐसा हो कि फोर्स लगने के बावजूद भी इसका स्पीड कांस्टेंट ही रहे, 80 किलोमीटर पर आवर ही रहे, तब हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और वो कब होगा? जब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल अप्लाई एट द सेम टाइम। जिस समय 50 न्यूटन पीछे से लगा, उसी समय सामने से भी अगर कोई एग्जैक्टली उसी समय 50 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, एंड इट वुड बिहेव एज इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बस। Hence, there would be no change in the speed of the bus. Hence, we can say there is no change in the linear motion of the bus. तो इस स्थिति को भी हम बोलेंगे कि बॉडी किस स्थिति में, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या था कि पहले बॉडी मोशन में था और वो इन दोनों फोर्सेस के लगने के बाद भी बॉडी सेम स्टेट ऑफ मोशन में है। तो दो एग्जांपल दिया, दोनों अलग अलग केसेस हैं, लेकिन दोनों ही इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। एक में बॉडी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है। दूसरे एग्जांपल में बॉडी मोशन में था, बाद में भी सेम स्टेट ऑफ मोशन में है। सेम स्टेट ऑफ मोशन का मतलब स्पीड चेंज नहीं हुआ। ये मैंने लीनियर मोशन का बताया क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। वी वर अज्यूमिंग दैट द बस वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। नाउ दिस इज ट्रू आल्सो फॉर रोटेशनल मोशन। सिर्फ लीनियर के लिए ही नहीं, रोटेशनल मोशन के लिए भी ये बात वैलिड है। इफ यू हैव अ स्ट्रिंग and which has a stone tied over here, this is the stone, okay, to which we have tied a string, and यहाँ पर बीच में खड़ा होकर कोई बंदा स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और उसको रोटेशनल मोशन करा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। ऐसे कई बार हम घुमाते हैं ना, ऐसे एकदम वी whirl it round, एकदम सर्कुलर पाथ में। सब हर आदमी किया होगा बचपन में। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये स्टोन मेरे हाथ से छूट ना जाए, नहीं तो कोई सामने खड़ा होगा तो उसके सिर पे जाके लग जाएगा। ये करते समय हमें बहुत ध्यान से करना होता है। वी नीड टू टाई द स्टोन वेरी टाइटली कि थ्रेड से वो खुल कर निकल भी नहीं जाना चाहिए। और ये तो पहली चीज यहाँ सावधान होनी चाहिए। सेकंड कि व्हेन वी आर होल्डिंग इट इन आवर फिंगर्स, होल्डिंग इट विद आवर फिंगर्स, वी शुड होल्ड इट वेरी टाइटली कि हमारे हाथ से भी छूटना नहीं चाहिए। तो जब हम ऐसे घुमाते हैं एकदम, व्हेन वी whirl द स्टोन एंड इफ वी डू इट विद अ कांस्टेंट स्पीड, मान लेते हैं स्टोन को हम एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं, तो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है मतलब कि क्या, हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस बस के जैसा एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा था, तो बिल्कुल वैसा मूव कर रहा है। लेकिन क्या इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस नॉट एक्टिंग? बिल्कुल इस पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है। टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग, व्हिच इज द टेंशन, ओके, द टेंशन in the string, which is the centripetal force is acting, and for this observer there is another force acting which is away from the center. For this man who is in the center, for this man there is another force acting away from the center which is known as centrifugal force. So यहाँ तो more than one force is acting. एक और force act definitely हो रहा है, gravitation force। इस जब ये घूम रहा है तो अर्थ की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स इसको खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, स्टिल द बॉडी इज इन द सेम स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ऑलराइट, तो इस स्थिति में भी हम इसे कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब ये जो दो एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल स्टोन वाला और बस वाला, दे वर सिमिलर, दोनों ही मोशन के एग्जांपल्स थे। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया कि इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का है। एक है जब बॉडी रेस्ट में हो, दूसरा जब बॉडी मोशन में हो। दैट इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज दैट इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, जो एग्जांपल मैंने अभी यहां पर दिया था।
दो फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बावजूद बॉडी पहले भी रेस्ट में था, फोर्सेस लगने के बाद भी रेस्ट में ही है. Are you getting my point? It's very simple. So when a body remains in the state of rest under the influence of several forces, the body is in static equilibrium. एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ये एक और एग्जाम्पल है. If a book is lying on the table, the weight of the book exerted on the table vertically downwards is balanced by the equal and opposite force of reaction exerted by the table on the book vertically upwards. Thus the book is in static equilibrium. Very simple. If this is a table, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक बुक रखा हुआ है. ये बुक रखा हुआ है and it is in the state of static equilibrium. How? देखो, the weight of the body is acting downwards. What is the meaning of weight of this body? Body is book over here. What is the meaning of weight of the book? Weight means the force with which the earth is pulling this body towards itself. Weight का मतलब ही होता है, weight का definition class 9th में पढ़े थे. What do we mean by weight of a body? Weight means it is the amount of force with which the earth pulls any body towards itself. तो उसका डायरेक्शन नीचे है. और ये जो टेबल है, ये टेबल इस बुक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है. Isn't it? हम जानते हैं ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़े होंगे. अगर ये बुक टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, विच इज द वेट ऑफ द बुक, तो टेबल भी उसी समय एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है ऑन द बुक, एंड दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन. तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हेंस दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स इफेक्ट. ये बिल्कुल वो वही एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर दिया था. ये जो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स लगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट था. यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर सेम. न्यूटन्स थर्ड लॉ टेल्स अस दिस. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट, वही चीज यहाँ हो रहा है. फोर्सेस आर इक्वल एंड बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. हेंस दिस बुक इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्या ये बुक मूव होगा? नहीं होगा. लेकिन इस पर दो फोर्सेस तो लग रहे हैं. मोर देन वन फोर्स लगने के बावजूद ये बुक अपने रेस्ट की स्थिति में ही है. इसलिए बुक किस इक्विलिब्रियम में है? बुक इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. आगे के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां कई जगह ये वर्ड मिलेगा इक्विलिब्रियम, तो वहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही मीन करेंगे. तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सिर्फ लिखा हुआ होगा इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम. लेकिन उन्हें हम एज विच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम वी विल इंटरप्रेट? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सिर्फ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. आगे जितने न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करने वाले हैं उसमें इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया है और कई जगह पर तो बैलेंस्ड वर्ड को यूज किया गया है. ओके, बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली. वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, डोंट वरी. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. वो जो मोशन वाला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही है. When a body remains in the same state of motion, same state of motion का मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होगा. ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, मतलब कि लीनियर मोशन, या फिर रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, जो मैंने दोनों एग्जांपल दिया. कब? जब उस पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो तब उसका मोशन सेम स्टेट ऑफ मोशन है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. देखो एक एग्जांपल जो तुम्हारे सामने है. A raindrop reaches the earth surface with a constant velocity. Constant velocity मतलब उसका जो velocity है, speed है, वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है. तभी तो हम बोल रहे हैं कि सेम स्टेट ऑफ मोशन में. हालांकि क्या उस पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं. जब रेन ड्रॉप गिर रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोल रहे हैं वेट ऑफ द रेन ड्रॉप. तो ये जो वेट ऑफ द रेन ड्रॉप है, ये फोर्स लग रहा है रेन ड्रॉप के ऊपर, और ग्रेविटी के वजह से ये ग्रेविटेशन फोर्स इस रेन ड्रॉप को जितना अर्थ इस रेन ड्रॉप को जितना फोर्स से खींच रहा है उसी को हम बोल रहे हैं वेट ऑफ द रेन ड्रॉप. राइट, उसका डायरेक्शन नीचे है. एक और फोर्स इस पर लग रहा है. व्हाट इज इट? आसपास क्या है? देयर इज ऑल एयर अराउंड. तो एयर इज अ फ्लूइड एंड ऑल फ्लूइड्स अप्लाई बॉयंट फोर्स, अप थ्रस्ट. क्लास 9th में पढ़े होगे. वाटर भी लिक्विड है, फ्लूइड है, तो वो भी अप थ्रस्ट लगाता है. अप थ्रस्ट पढ़े थे ना 9th में, एक चैप्टर भी है अप थ्रस्ट के ऊपर फिजिक्स में. तो एयर इज अ फ्लूइड, तो वो भी इस पर अप थ्रस्ट लगा रहा है ऊपर की तरफ. ओके, दैट इज अप थ्रस्ट इज अ फोर्स ओनली, जिसे बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं. एंड आसपास जो एयर है
इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा रहा है. तो all of those forces are cancelling each other's effect, and hence the net force on the drop is 0. Net force on the drop is 0, so it moves with a constant velocity. तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? The weight of the falling raindrop is balanced by the sum of the buoyant force and the force due to friction or viscosity of air. तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है और एयर की वजह से जो बॉयंट फोर्स है, वो दोनों इस W को, W मींस वेट ऑफ द रेन ड्रॉप को बैलेंस कर रहे हैं. हेंस द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज 0. नेट फोर्स इस ड्रॉप पर 0 लग रहा है. सो इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी इसका चेंज नहीं हो रहा है. मींस इट इज मूविंग विद द सेम स्टेट ऑफ मोशन. चलो अब आते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के क्या क्या कंडीशंस हैं? अभी अभी जो दोनों एग्जांपल्स पढ़े हमने, या फिर 3 एग्जांपल्स हमने शायद पढ़े अभी. एक जो बुक लाइंग ऑन द टेबल है, इनफैक्ट 4 एग्जांपल्स पढ़े. एक तो ये वाला एग्जांपल पढ़ा, एक ये बस का एग्जांपल पढ़ा, एक ये बॉय वर्लिंग अ स्टोन, 3 एग्जांपल यहाँ पढ़ा, एक रेनड्रॉप का एग्जांपल पढ़ा और एक बुक लाइंग ऑन द टेबल का एग्जांपल पढ़ा. तो 5 एग्जांपल्स तो हमने पढ़ लिया. ओके, तो ये जो 5 एग्जांपल्स हमने इक्विलिब्रियम का पढ़ा, उनमें सारे केसेस में एक बात था क्या, कि सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे थे, उनका रिजल्टेंट क्या था? 0 था. रिजल्टेंट मतलब नेट इफेक्ट क्या था? उन फोर्सेस का 0 था. एक दूसरे को फोर्सेस कैंसल आउट कर दे रहे थे. ये फोर्स दूसरे फोर्स के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहा था. हेंस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी वाज 0. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम. The resultant of all the forces acting on the body should be equal to 0. Resultant 0 होना चाहिए. Simple. दूसरा क्या कंडीशन है? The algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0. इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे जब हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम, इस सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि algebraic sum of moments of all the forces acting about a point of rotation should be 0. इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं, तभी बेहतर वे में समझ में आएगा. Let us consider a rod and here this is point of rotation O. ये रॉड इस point of rotation के अबाउट घूम सकता है. एक मिनट, ये O है point of rotation, इसका अबाउट ये रॉड घूम सकता है. The name of the rod is AB. ठीक है, यहां पर हमने फोर्स लगा दिया पॉइंट ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इट इज से 10 न्यूटन. दिस डिस्टेंस AO इज से 2 meters. दिस डिस्टेंस इज से 1 meter OB, और B पर हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन. तो क्या ये रॉड, ध्यान से सुनो, क्या ये रॉड ए के साइड में बेंड हो जाएगा या बी के साइड में बेंड हो जाएगा? किधर झुक जाएगा? साइड बी के साइड झुक जाएगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा फोर्स है 20 न्यूटन, और उधर ए के साइड 10 न्यूटन है. तो क्या तुम्हें लग रहा है कि बी के साइड झुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं. किधर रोटेट करेगा ये सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर. हेंस इट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स. तो कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स के द्वारा, कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स के द्वारा. इस फोर्स का नाम F1 ले लेते हैं, इस फोर्स का नाम F2 ले लेते हैं. तो कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू F1, कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू F2, वो पहले निकालेंगे. तो F1 इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, F2 इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट. तो पहले तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को निकालते हैं और फिर उनका एल्जेब्रिक सम करते हैं. एल्जेब्रिक सम करते हैं. तो F1 के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम निकाल रहे हैं, टाउ 1. तो इट इज 10 न्यूटन इंटू 2 meters. दिस 10 न्यूटन इंटू 2 meters, दिस इज द फॉर्मूला ना फॉर मोमेंट. सो 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, और जो मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू F2 है वो 20 न्यूटन इंटू 1 meter, दैट इज ऑल्सो 20 न्यूटन मीटर, एंड दैट इज क्लॉकवाइज.
तो ध्यान से अगर देखा जाए तो दोनों मोमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है। हेंस अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ओ कैसे निकाला जाता है, अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन कैसे निकाला जाता है। दोनों मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम कर दो। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है एंड क्लॉकवाइज को नेगेटिव में, तो इसको -20 लेंगे। 20 - 20 इज 0, हेंस रिजल्टेंट मोमेंट इज 0। तब हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये रॉड ना तो ए की तरफ झुकेगा ना तो बी की तरफ झुकेगा। दिस रॉड विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। टू बी मोर स्पेसिफिक, द रॉड विल बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दिस इज व्हाट we have read in point number 2. The algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0. Resultant moment about the point of rotation which is O is 0. तो body equilibrium में है, तो ये condition है ना equilibrium का। That is, the sum of anti-clockwise moments about the axis of rotation must be equal to the sum of clockwise moments. दोनों equal होना चाहिए, anti-clockwise और clockwise equal है। बहुत easy point है, कुछ नहीं है, very simple. Let us move to प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जिस बात को हमने सेकेंड पॉइंट में अभी अभी पढ़ा कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में है, अभी अभी इसको हमने समझ लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट भी 20 न्यूटन मीटर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी 20 न्यूटन मीटर। जब भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो, कभी भी ऐसा हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कोई नया कुछ नहीं है, अभी जो सेकंड पॉइंट में पढ़ा ना उसी को एक सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाइसली। I hope I have explained it also nicely. Can you just tell me children कि इस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? यहाँ पर पॉइंट O है, इधर 2 न्यूटन है, इधर 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1, और इधर हमारा 3 न्यूटन है और ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर्स है, एंड यहाँ पर 4 न्यूटन है एंड ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर्स है। इस फिगर में पॉइंट ऑफ रोटेशन है O। तो क्या तुम बता सकते हो चिल्ड्रन कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? ये जो रॉड है AB इज द रॉड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलो देखते हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है। अगर इक्वल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो जाए, तो हम सीना ठोक के बोलेंगे कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है ये रॉड। तो ये जो 3 न्यूटन मीटर है, दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। 2 न्यूटन इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O के अबाउट, पॉइंट ऑफ रोटेशन को माइंड में रखते हुए। तो इट इज 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, and this 4 Newton is trying to rotate it about O in clockwise direction. So 4 Newton is producing clockwise moments. तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकाल लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, वी आर यूजिंग द एक्रोनिम ACWM and this is very much acceptable in boards also. So एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 3 न्यूटन की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 3 इंटू कितना डिस्टेंस है पिवट से? पिवट मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन से 2 मीटर्स, तो 6 न्यूटन मीटर। ओके, एंड एक और है, सो डोंट फॉरगेट दैट 3 इंटू 2 के साथ ऐड हमें करना है बेसिकली ये 2 न्यूटन मीटर इंटू 1 मीटर ऑल्सो, इसको थोड़ी भूलना है क्योंकि ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। सो 2 न्यूटन मीटर इंटू 1 मीटर, we have to add them. So 6 Newton meter plus 2 Newton meter, 8 Newton meter is anti-clockwise moment. ब्रैकेट में हम एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, भूलना नहीं। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट देख रहे हैं कितना है, और ये 4 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस कर रहा है। 4 न्यूटन मीटर नहीं, 4 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। तो 4 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर्स पिवट से। So 8 Newton meter, ये भी 8 clockwise. तो hence sum of anti-clockwise moments and sum of clockwise moments are equal. तो जी हाँ, ये भी
इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। दिस रॉड विल नाइदर बेंड टूवर्ड्स ए नॉर बेंड नॉट बेंड टूवर्ड्स बी, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? द रॉड वुड बी बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, ये भी बोल सकते हैं। या तो बोलो कि ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, या फिर कभी कभी हम क्वेश्चन में हमें ये भी सुनने को मिलेगा रॉड इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली मतलब कि बिल्कुल बेंड नहीं होगा, ना तो ए के तरफ ना तो बी के तरफ, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा, बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ही है ना कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी ना हॉरिजॉन्टली होगा, बैलेंस्ड। तो ये सारे एकदम सेम वर्ड्स है, या तो इक्विलिब्रियम लिखे या तो लिखे कि द रॉड इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, मीनिंग सेम है। ठीक है, समझ में आ गया? Okay, now we have question. Now to solve these kinds of questions, we need one small concept. बहुत जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जान लो, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। कभी भी कोई रॉड दिया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब होता है अ रूल विथ लेंथ 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर रूल बोल रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि ये रूल कहीं ज्यादा भारी है कहीं ज्यादा हल्का है, ऐसा नहीं है। इसका जो मास है इस रूल का, एवरीवेयर इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी इसका जो मिड पॉइंट, अगर ये 1 मीटर का है मतलब 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट होगा 50 सेंटीमीटर पर। तो मिड पॉइंट विच इज एट 50 सेंटीमीटर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is that point where the weight of this body is concentrated. We can also say where the mass of this body मतलब इस रूल को हम बॉडी बोल रहे हैं। ये जो रूल है 100 सेंटीमीटर का मीटर रूल है, इसका वेट या मास किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है? इसके सीजी पर। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, एंड वो कौन सा पॉइंट है? 50 सेंटीमीटर। हमेशा मिड पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस पूरे रॉड का मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी अगर हम इस पॉइंट पर कितना वेट या मास है उसको निकाल ले, तो हम ये निकाल लेंगे कि इस रूल का मास कितना है या वेट कितना है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल तो बहुत सिंपल है। मीटर रूल बोले तो 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर रूल बोले तो 50 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, और इसका मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी इस रूल का वेट या मास 25 सेंटीमीटर पर हमें मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और जो मीटर रूल है उसका वेट या फिर मास 50 सेंटीमीटर पर मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन में वेट निकालने के लिए बोलता है, कई बार मास निकालने के लिए बोलता है। हालांकि वेट और मास दोनों अलग चीजें होती हैं, बट वेट होता क्या है? वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट गिव्स यू वेट। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, देखो फर्स्ट वर्ड ही है यूनिफॉर्म मीटर रूल, रेस्ट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है कि मतलब ये बैलेंस्ड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। व्हेन यू सी दिस वर्ड रेस्ट हॉरिजॉन्टली, इट मींस दैट द यूनिफॉर्म मीटर रूल इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल नहीं होता, तो कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसका क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना है, होना ही पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ने कह दिया है कि रूल इज हॉरिजॉन्टल, resting horizontally, it means that the rule is in equilibrium position and it means that the anti-clockwise moment and clockwise moment are equal. इतनी बातें हमें ऑलरेडी पता चल गया। It is resting horizontally on a knife edge. Knife edge का मतलब कि जिस पॉइंट पर हम पिवट को ड्रॉ करेंगे। नाइफ एज कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक ट्राइंगल बनाया जाता है। ऑन अ नाइफ, वी विल ड्रॉ द फिगर, डोंट वरी। ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क, तो किस पॉइंट पर हमने उसको बैलेंस किया है? 60 सेंटीमीटर मार्क पर। तो फिगर पहले तो बनाते हैं। ये रॉड हमने बनाया, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है,
मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। क्यों हमने ये लेंथ क्या हमने डिसाइड किया? नहीं, क्वेश्चन ने कह दिया मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल। मीटर का मतलब ही 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का रूल है। तो कहीं सेंटर पर ये 50 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली और 50 के बाद यहाँ कहीं 60 सेंटीमीटर है। अंदाजे से पुट करो, अंदाजे से मिड पॉइंट, तुम्हें जो मोटा मोटी मिड पॉइंट लगे वहां पर 50 सेंटीमीटर मार्क करो। फिर थोड़ी दूर पर इधर इसके राइट साइड में 60 सेंटीमीटर मार्क किया। और क्यों 60 को मार्क किया? क्योंकि इसी पॉइंट पर हमें इसको हमने पिवट किया है। नाइफ एज को बना दो, दिस इज नाइफ एज। हमने नाइफ एज बना दिया। एक ट्राइंगल भी बना सकते हो या फिर सिर्फ ऐसे बनाओ या फिर ट्राइंगल बनाओ। बोथ ऑफ इट आर एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ इट आर एक्सेप्टेबल। तो ठीक है, ये हमने बना लिया। नाइफ एज 60 सेंटीमीटर पर है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन कब? व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। जब 10 ग्राम का मास हमने किसी एक एंड से सस्पेंड किया है, तो किधर से सस्पेंड करना पड़ेगा? अगर इसको यूनिफॉर्म मीटर रूल को बैलेंस करना है, क्या मैं इधर सस्पेंड करूंगा इस एंड पर 10 ग्राम्स 0 सेंटीमीटर पर, या फिर 100 सेंटीमीटर पर? किस एंड पर? क्योंकि वो कौन सा एंड है वो क्वेश्चन ने नहीं बोला है, सिर्फ बोला है व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। एंड का मतलब है 0 सेंटीमीटर भी एक एंड है, 100 सेंटीमीटर भी एक एंड है। तो किस एंड पर हमने सस्पेंड किया है? देखो, अगर हम सस्पेंड नहीं करते हैं तो हम तब किधर ज्यादा भारी है? इस साइड के आर्म को देखो तो ये तो ज्यादा बड़ा है क्योंकि हमने 60 पर इसको पिवट किया है। तो दिस साइड आर्म इज बिगर, दिस साइड आर्म इज स्मॉलर। तो जिधर बड़ा है उधर तो ऑलरेडी भारी है ना, क्योंकि इतना ज्यादा आर्म इधर है, दिस इज ऑलरेडी हैवी। तो अगर इस हैवी को हमें बैलेंस करना है तो हमें जिधर हल्का है उधर हमें वेट डालकर इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तभी ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस साइड, पहले तो ये जो फोर्स है इसको अगर हम यहाँ नहीं लगाते हैं तब तो ये इस साइड टूवर्ड्स 0 सेंटीमीटर ये झुक जाएगा, ये रॉड ऐसे झुक जाएगा। अगर हमने इसको ऐसे 60 पर बैलेंस करके रखा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो जरूर हमने किसी एक एंड पर तो 10 ग्राम को सस्पेंड किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर हम इसी साइड 10 ग्राम सस्पेंड कर देंगे तब तो ये और ज्यादा भारी होकर और ज्यादा इधर लटक जाएगा। बैलेंस अगर करना है तो हमें जिधर हल्का है उधर हमें 10 ग्राम देना पड़ेगा, तब जाके ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जिधर भारी ऑलरेडी है उधर हम और क्यों भारी करेंगे? तब तो बैलेंस हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं। तो जिधर आर्म लंबा है उधर वो ऑलरेडी ज्यादा भारी है। तो टू बैलेंस दिस वी नीड दिस 10 ग्राम ऑन द साइड विच इज लाइटर। तो 10 ग्राम हमने यहां लगा दिया। नाउ जब भी हम मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं हम फोर्स इनटू डिस्टेंस लेते हैं, बिकॉज मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स को यूज करने के लिए हम यहाँ ग्राम यूज नहीं करेंगे, रादर फोर्स का यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्राम फोर्स कर देंगे इसको। सिंपल, कुछ नहीं। 10 ग्राम दिया हुआ, इसको हमने 10 ग्राम फोर्स ले लिया। ग्राम फोर्स इज द यूनिट ऑफ वेट एंड वेट इज फोर्स, ताकि ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाए। मास को हमने फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, वेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। वेट इज फोर्स ओनली। अच्छा, ये फिगर है। क्या हमारा फिगर कंप्लीट हो गया? नहीं, एक और फोर्स लग रहा है। तुम बोलो कहां सर? कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ 10 ग्राम फोर्स का जिक्र किया गया है। एक और वेट है, वो वेट है इस रूल का वेट, इस रूलर का वेट। वो किस पॉइंट पे लगता है? अभी अभी मैंने बताया है, अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो उसका जो वेट है वो 50 सेंटीमीटर पर है। और इनफैक्ट वो वेट हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बी में व्हाट इज द मास ऑफ द रूल बोला है, तो पहले वेट निकाल लेंगे फिर वो मास भी निकल जाएगा। तो वो वेट को कहां शो करेंगे हम? 50 पर। डोंट फॉरगेट दिस। इसका जो मिड पॉइंट है इस रॉड का विच इज 50 सेंटीमीटर, यहां पर W ग्राम फोर्स, दिस इज द वेट ऑफ दिस रूल, वो है। नाउ आवर फिगर इज कंप्लीट। तो ड्रॉ अ डायग्राम। इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब पार्ट ए को करते हैं। फुल मार्क्स फॉर द डायग्राम तुम्हें मिलेगा, अगर इसको नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पार्ट ए, एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। दिस मास का मतलब इस 10 ग्राम का मास के बारे में बात कर रहा है। एट विच एंड इट मस्ट बी सस्पेंडेड, वो तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। एट 100 सेंटीमीटर 10 ग्राम मस्ट बी सस्पेंडेड। है ना? समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने 100 सेंटीमीटर पर सस्पेंड किया। व्हाट इज द मास ऑफ द रूल? अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स,
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, यही ना कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो क्यों हम ये कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है, हमें कैसे पता इक्वल है? अरे क्वेश्चन नहीं बोल दिया है, क्वेश्चन में ही ये बात बताया गया है कि रूल हॉरिजॉन्टली रेस्ट कर रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है का मतलब ही है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है। इसीलिए हमें ये बात ऑलरेडी पता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ इस फिगर में देखो, अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन इज दिस पॉइंट जहां पर 60 सेंटीमीटर मार्क है। सो अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? ऑब्वियसली दिस W ग्राम फोर्स, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वुड बी W इनटू द डिस्टेंस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? पिवट से लेते हैं, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 60 माइनस 50। क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस 10 ग्राम फोर्स, तो 10 इनटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस? पिवट से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, 100 माइनस 60। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 40 होगा, लेकिन लिखो, ये लिखने पर स्टेप्स है, 100 माइनस 60। तो W इंटू 10, 60 माइनस 50 is 10, इज इक्वल टू 10 इंटू 40, 10 10 कट गया, तो W इज 40, तो वेट आ गया 40 ग्राम फोर्स। ये वेट आया, और मास पूछा है हमें, तो मास बस 40 ग्राम्स बोलो, F को हटा दो, ये वेट 40 ग्राम फोर्स आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल बोला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो वेट बोलेगा, तो अगर वेट बोला तो ग्राम फोर्स या किलोग्राम फोर्स, जो भी यूनिट है उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर मास बोलेगा तो F को हटा देंगे, तो बहुत सिंपल है। तो वेट हमारा अगर वेट बोलता तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देते, द वेट ऑफ द रूल इज 40 ग्राम फोर्स। मास बोला है क्वेश्चन में निकालने, तो सिंपल मास हो जाएगा 40 ग्राम्स, F को हटा देंगे। देयरफॉर द मास ऑफ द रूल इज 40 ग्राम्स। आंसर फुल मार्क्स, कुछ नहीं है। समझ में आया? एक बार देख लो फिर से, इस फिगर को हमने ड्रॉ किया, इस बात का ध्यान देना कि मिड पॉइंट पर वेट ऑफ द रूल होगा, जिस वेट या मास को हमें निकालना है वो हम मिड पॉइंट पे शो करेंगे, और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दिए एंड आराम से निकल गया। Now based on the same concept we have the next question. An uniform meter rule balances horizontally, ये भी यूनिफॉर्म मीटर रूल है, हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर रहा है, ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ड्रॉ करो फिगर। पार्ट 1 में बोल रहा है ड्रॉ डायग्राम, तो यहाँ पर है 0 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 100 सेंटीमीटर। हाफ मीटर रूल नहीं लिखा हुआ है, अगर मीटर रूल लिखा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर लेंथ है, हाफ मीटर रूल लिखा हुआ है तो 50 सेंटीमीटर लेंथ है, इस चीज का ध्यान से पढ़ना। हॉरिजॉन्टली बैलेंस हुआ है ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क, समवेयर इन द मिडिल एग्जैक्टली इज 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कहीं 58 है, और यह वहीं पर हमारा नाइफ एज भी है। ठीक है, अच्छी बात है, बना दिया नाइफ एज। And it is balancing horizontally when a weight of 20 gram force is suspended from one end. 20 gram force को suspend किया हुआ है, तो obviously इधर तो नहीं करेंगे because this side is already heavier, the arm is more, तो हम 0 सेंटीमीटर पर सस्पेंड नहीं करेंगे, कौन से एंड में करेंगे? 100 सेंटीमीटर पर करेंगे। कितना वेट? 20 ग्राम फोर्स को। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, क्या हमने डायग्राम बना लिया? नहीं, अभी हमारा 50 सेंटीमीटर पर जो वेट है, विच इज द वेट ऑफ द रूल, weight of the rule is concentrated at the midpoint, that we have to also show na. Okay, now the diagram is complete. So what is the weight of the rule? Wahi same logic according to principle of moments, anti-clockwise moments is equal to clockwise moments. एंटी-क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस W इनटू, और ये डिस्टेंस कितना है? 58 माइनस 50। क्लॉकवाइज मोमेंट इज बिकॉज ऑफ 20 ग्राम फोर्स एंड दिस डिस्टेंस इज 42, 100 माइनस 58, तो ये हो गया W इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 42। सिंपल, W is equal to 20 into 42 divided by 8। 4 से काटते हैं, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 5 into 21 is 105। अब यूनिट वेट का, जो वेट यहाँ लिया गया था, यूनिट लिया गया था ग्राम फोर्स, वही यूनिट होगा।
सो वेट इज 105 ग्राम फोर्स, देयरफॉर द, अब हम मास अगर बोलता तो हम बोलते द मास ऑफ द रूल इज 105 ग्राम्स, लेकिन क्वेश्चन ने हमें मास नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन ने बोला है वेट निकालो, तो वेट इज 105 ग्राम फोर्स, जीएफ। द वेट ऑफ द रूल is 105 gram force. Next question. I hope the question was very simple. दो क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सिमिलर था, हालांकि यहाँ पर वेट था, उधर मास निकालना था उस, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो एकदम इजी लग रहा है ना, बहुत इजी लग रहा है कि नहीं बोलो। इसी तरह से हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को करेंगे, एंड यू नीड टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द लेक्चर्स। To give me some enthusiasm and motivation, please share the videos with your friends so that I can feel that yes, the videos are not restricted to a smaller group of audience, it is also spreading, तो मुझे motivation मिलेगा। You can at least do that for your teacher who is working hard for you. Please share this with your friends, ask them to watch it. If they like it, then they will also share with others. This is going to help everyone, children. Okay, let us move to the next question. फिगर 1.32, मतलब ये जो फिगर है तुम्हारे सामने, फिगर नंबर को तो पहले इग्नोर करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इट शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल शो कर रहा है क्योंकि 0 से 100 सेंटीमीटर इसका मार्क है। सो यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर नाइफ एज है, 50 पर दिख रहा है हमें, क्लियरली इंडिकेट किया हुआ, एंड हैविंग अ वेट 40 ग्राम फोर्स एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो डायग्राम में दिख रहा है 40 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर मार्क पर रख दिया गया है, एंड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क, 20 ग्राम फोर्स को हमने इधर रख दिया है। इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, तो पूछ रहा है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, वो निकालना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो फिर इक्विलिब्रियम में, इफ नॉट मतलब अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, देन हाउ विल द रूल टर्न, रूल किधर टर्न हो जाएगा, क्लॉकवाइज टर्न होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। तो पहले तो हम निकालते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पहले निकालते हैं। हमें ये बताया नहीं गया है कि रूल इज हॉरिजॉन्टल, प्रीवियस के दोनों क्वेश्चन में था कि द रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, रेस्ट हॉरिजॉन्टली, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पर तो रादर पूछा है कि इज द रूल इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ये फिगर को देखकर मत समझो कि फिगर में तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है सर, अरे फिगर में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन वो अभी जस्ट हमने इन दोनों वेट को रखा है और ये अभी झुक भी सकता है, किधर किधर भी झुक जाएगा, इसलिए हमें ये पता नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल में है कि नहीं। तो फिगर को देखकर कंफ्यूज मत करो, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि द रूल इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर रूल इज बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टली, वो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम ये नहीं मानेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। हमें ये पूछा गया है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तब हम उसको चेक करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या इक्वल है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस 40 ग्राम फोर्स, 40 ग्राम फोर्स जो वेट है, इट इज ट्राइंग टू रोटेट anti-clockwise, and this 20 gram force is trying to rotate clockwise. The anti-clockwise moment is 40 gram force into which distance, 40 से इस नाइफ एज का क्या डिस्टेंस है, तो ये तो 50 पर है और ये 10 सेंटीमीटर्स पर है, 50 minus 10. Are you getting my point? This is 50 minus 10, no, this distance, it is 50 centimeters placed and this is 10 centimeters, so 50 minus 10 centimeters, so that is 40 gram force into, this is also 10 minus 50 minus 10 is 40 centimeters, so 1600 gram force centimeter. Now let us find out clockwise moment. Clockwise moments is 20 gram force into, what is the distance, this is 50 से 90, so this is 90 na, so 90 minus 50. Are you able to understand how we are calculating the distances? Very careful you need to be. So 20 gram force into 40 centimeters, so it is 4 to 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो बिल्कुल अलग अलग है। ये 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है और इसका उसका और ये इसका आधा है, सो 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है क्लॉकवाइज मोमेंट से, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज मोर देन क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, नो द rule is not in equilibrium as
anti-clockwise moments is not equal to clockwise moments. They are not equal. That is why. अब बोल रहा है to which side? If not, how will the rule turn? ये भी ना पूछा है. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है. The rule will turn anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज हो गया. हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम? अभी अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम में करना है, अभी तो इक्विलिब्रियम में नहीं ना है, हमने तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम में वो नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल नहीं है. लेकिन अगर हमें इसे इक्विलिब्रियम में लाना है तो कैसे लाएंगे? बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स. 40 ग्राम फोर्स को कहीं हमें रखना है, कहाँ रखना है वो हमें डिसाइड करना है. कि 40 ग्राम फोर्स हमें दिया गया, एडिशनल वेट, क्वेश्चन ने बताया है, मैं अपने से 40 ग्राम फोर्स नहीं ले रहा हूं. क्वेश्चन ने बोला है कि एडिशनल वेट आपको दे दिया जाए 40 ग्राम फोर्स, तो उसको आप कहां रखेंगे कि ये रूल बैलेंस्ड हो जाए? तो सबसे पहले तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि क्या हम इसको इस साइड रखेंगे. तो तुम बोलोगे इधर रखेंगे, कहीं इस साइड रख देंगे, तो मामला और गड़बड़ा जाएगा. बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलरेडी मोर 1600 ग्राम फोर्स. इधर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ तो ऑलरेडी झुका हुआ है, और इसी साइड में अगर हम एक और वेट 40 ग्राम फोर्स रख दें तब तो सर्वनाश हो जाएगा, मतलब और ज्यादा इधर झुक जाएगा. रादर हमें क्लॉकवाइज साइड में रखना है, क्योंकि उधर कम है, 800 है, तो उधर हमें बढ़ाना है मोमेंट को. वी हैव टू इंक्रीज क्लॉकवाइज मोमेंट्स, सो वी नीड टू कीप द वेट समवेयर ऑन दिस हैंड. लेकिन कहां? तो लेट अस नाउ टेक दैट डिस्टेंस कि कहां रखेंगे. लेट इट बी x. तो मान लेते हैं फिगर में जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये 40 ग्राम फोर्स हमने रख दिया इस साइड. ऑब्वियसली राइट, इसी साइड रखेंगे, इस आर्म पे नहीं रखेंगे. पहले तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए. इधर क्यों नहीं रखेंगे? समझ में आ गया ना सबको? जो वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आया इधर क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इधर ऑलरेडी भारी है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलरेडी ज्यादा है. उधर रख देंगे तो और ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा. क्यों रखेंगे भाई उधर? तो हमें इस साइड रखना है, राइट साइड रखना है. लेकिन कहां रखना है एग्जैक्टली वो नहीं पता. तो वो डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, x डिस्टेंस पर रखेंगे. सो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं. लेट द 40 ग्राम फोर्स बी प्लेस्ड at a distance x from the knife edge, जिसको पिवट भी बोल सकते हैं, from the knife edge on the right side of the knife edge. नाइफ एज के राइट साइड में x डिस्टेंस की दूरी पर हमने 40 ग्राम फोर्स को रखा. ये इंपॉर्टेंट है लिखना, राइट साइड. नहीं तो किस साइड x? इधर भी तो x हो सकता है, इधर कहीं. तो x नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ नाइफ एज. अब ये बैलेंस्ड हो जाएगा. ये x हमें निकालना है, और वो x वो पॉइंट है जहां पर हम अगर 40 ग्राम फोर्स को रखेंगे तो ये रूल बैलेंस्ड हो जाएगा. और बैलेंस्ड हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स तो ऑलरेडी हमें पता है 1600 ग्राम फोर सेंटीमीटर. क्लॉकवाइज मोमेंट तो एक तो ये 800 ग्राम फोर सेंटीमीटर ऑलरेडी है, लेकिन अभी हमने 40 ग्राम फोर्स रख दिया, उसके वजह से इसमें ऐड हो जाएगा 800 के साथ 40 ग्राम फोर्स इनटू x सेंटीमीटर्स. क्योंकि 40 ग्राम फोर्स कितनी दूरी पर है फलक्रम से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से या फिर नाइफ एज से? x सेंटीमीटर. तो वी हैव टू सॉल्व दिस. x का वैल्यू आ जाएगा. तो 800 और 1600, ये तो 800 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 1600 माइनस 800 इज 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. और यहां पर हमारा है 40 ग्राम फोर्स इंटू x, तो 40x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. Are you getting it? 40 into x is 40x. 40x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. तो ये तो काट दो. x कितना आ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाई 40 सेंटीमीटर. 4 2 8, 20. तो ये जो x है ये 20 सेंटीमीटर है. x अगर 20 सेंटीमीटर है तो मार्क कितना सेंटीमीटर है? कौन सा मार्क है? तो
50 के बाद और 20 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो विच मार्क इज इट? समझ में आ रहा है? x इज 20 सेंटीमीटर, तो ये मत सोचो कि 20 सेंटीमीटर इज द मार्क। 50 से डिस्टेंस है x, 50 के बाद 20 सेंटीमीटर, 50 के बाद 20 मतलब 50 प्लस 20, दैट इज 70 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 50 प्लस 20 इज 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर पर हमने एक्चुअली इस ब्लॉक को रखा है। अब इस फिगर को जो हमने यहाँ बनाया है, ये फिगर तुम रफ में तो बनाओगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले, या आपने नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो अगर मान लो कि ये फिगर यहाँ पर 40 ग्राम फोर्स को शो करता हुआ फिगर तुमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये मत करना कि इसको इरेज करके वापस से 70 में ड्रॉ मत करना, को नो नीड टू डू दैट, क्योंकि इस फिगर को हमने यहाँ 70 और 80 के बीच में ड्रॉ किया है। तब तो हमें पता नहीं ना था कि ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा एक्स का, और इसको हमें एग्जैक्टली 70 के ऊपर रखना है, वो तो हमें पहले नहीं पता था। तो हमने इसको रैंडमली कहीं पे भी रख दिया था और सॉल्व किया, तो पता चला कि x का वैल्यू 20 है, यानी इस ब्लॉक को हमें 70 पर रखना है। सो आफ्टर सॉल्विंग ओनली वी गॉट दैट, तो नो नीड टू एडिट द फिगर। अगर ये फिगर को तुम बनाते हो बिफोर सॉल्विंग, तो यू कैन जस्ट लीव द फिगर एज दिस, you don't need to again erase it and draw the 40 gram force on 70, you don't need to do this। और अगर बिना फिगर ड्रॉ किए हुए बना रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिगर को ड्रॉ कर देना अच्छा है। so you can draw this figure, let me just keep the figure before the दिस थिंग। तो ये फिगर यहाँ पर हमें ले लिया, हमने इधर से मिटा देता हूँ, क्वेश्चन से फिगर मिटा दिया। इन द सोल्यूशन वी हैव रीड्रॉन द फिगर, यू कैन थिंक लाइक दैट। क्लियर? नाउ हम लिखेंगे देयरफॉर द 40 ग्राम फोर्स शुड बी, फाइनल स्टेटमेंट, शुड बी प्लेस्ड एट मार्क 70 सेंटीमीटर्स। कैसे 70 आया, समझ में आ गया ना? 50 से 20 और ज्यादा, तो 50 प्लस 20 70 सेंटीमीटर्स आंसर। तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस लेक्चर टुडे। ओके, एंड बहुत ही इजी है, जितना अभी तक समझे हो उसी के बेसिस पर ये भी आराम से बन जाएगा। द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O। अब देखो ध्यान से, इधर 50 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें लगेगा हाफ मीटर रूल है क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर 50 है, तो बीच में ये 0 है। ये अजीब सा इसका मार्किंग किया हुआ है, जिसको देखकर हमें इनिशियली कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये शायद 50 सेंटीमीटर का लेंथ है। बिल्कुल नहीं, यहाँ 0 है, तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, फिर इधर 0 से 10, 20, 30, 40, 50। दैट मीन्स इट इज बेसिकली अ टोटल ऑफ 100 सेंटीमीटर ओनली। इसका जो मिड पॉइंट है वो 0 मार्क पर है। ठीक है, तो इस चीज से हमारा कंसेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन नाउ, मतलब कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम, बस थोड़ा सा मार्किंग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पिवट हमारा कहाँ है? O पर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट मिडिल पॉइंट O। O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंटायर थिंग। ओके, a weight of 40 gram force is placed at a distance 40 centimeters। देखो 40 ग्राम फोर्स को रखा हुआ है कहां पर? at a distance 40 सेंटीमीटर्स, 40 सेंटीमीटर्स पर रखा हुआ है, क्योंकि ये 0 है तो 0 से ये 40 सेंटीमीटर्स है। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O, पॉइंट O के लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार? इस बार को आप कैसे बैलेंस करोगे? अभी तो ये इधर झुक जाएगा ना, क्योंकि इधर भारी वेट हो गया, तो इट विल टिल्ट दिस साइड। तो हाउ विल यू बैलेंस इट? आप बैलेंस कैसे करोगे? बाय अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स। तो 80 ग्राम फोर्स को ऑब्वियसली हमें किस साइड रखना है? क्या हम इसी साइड रख देंगे 80 ग्राम फोर्स को? अरे भाई नहीं, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी 40 ग्राम फोर्स रखा हुआ है, उधर इधर ऑलरेडी भारी है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो हमें कहीं इस साइड, वी डोंट नो विच एग्जैक्ट विच मार्क इट इज, वी हैव टू कैलकुलेट दैट, बट वी विल। सो इस फिगर को हम क्या करेंगे? आंसर में एक बार मैं बना लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और आंसर में इसको ड्रॉ करता हूं। तुम्हें भी करना पड़ेगा ये डायग्राम। तो दिस फिगर मैं तो कॉपी पेस्ट कर लूंगा, लेकिन तुमको तो बनाना पड़ेगा। सर आप चीटिंग कर रहे हैं, आप बस कॉपी पेस्ट कर लिया आपने और हमें बनाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं बनाओ, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। सो ये डायग्राम तुमने बना लिया, एंड कैसे करोगे? एक 80 ग्राम फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 ग्राम फोर्स को आप रख दोगे, कौन से पॉइंट पे रखना है वो मुझे नहीं पता, सो दैट बी, लेट दैट बी एक्स। लेकिन रखने के बाद ये बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें बैलेंस ही करना है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार? अब जब ये बैलेंस हो गया, तब हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट।
ऊपर में स्टेटमेंट लिख दो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इजी है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस 40 ग्राम फोर्स, क्योंकि इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो 40 ग्राम फोर्स इनटू व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, 40 ओनली। यहां से 0 है तो 0 से ये 40, तो 40 होगा ना, सिंपल। इनटू इज इक्वल टू clockwise moment is produced due to 80 gram force into what is the distance of this 80 gram force from pivot, x centimeters। x निकालने में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये 2 हो जाएगा, 40 से काट दिया, 42 जा 80, 2 20 are 40, तो x is again 20 सेंटीमीटर्स। तो ये 0 था, तो 0 के बाद 20, मतलब ये 20 मार्क, क्योंकि दिस इज 0, दिस इज नॉट 50 सेंटीमीटर्स। आर यू गेटिंग इट? ये जो नाइफ एज है वो 0 है, तो 0 के बाद x इज 20, तो 0 प्लस 20 इज 20 ओनली। तो दिस 20 मार्क पर, हालांकि हमने जो फिगर ड्रॉ किया वहां उस फिगर में हमने तो इसको यहां पे रखा है, समवेयर इन बिटवीन 30 एंड 40। तो तुम्हें क्या लगता है कि शुड बी अगेन इरेज दिस फिगर एंड मेक दिस ब्लॉक एट 20? नो, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू डोंट नीड टू डू दैट, यू लीव इट लाइक दिस। तुम बस लिखो देयरफॉर द 80 ग्राम फोर्स वेट must be placed at a distance 20 centimeter to the right। इस बार लेफ्ट नहीं, राइट साइड में ना, राइट है ना ये पॉइंट, राइट साइड, और राइट ऑफ पॉइंट O, टू द राइट ऑफ पॉइंट O। And with this, we complete today's video. I hope you have learned, you have enjoyed a lot in this video. God bless you and see you soon, children, in the next video with the next set of topics.